हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे एंड से अब कोशिश ये रह रही है कि आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आया जाए फॉर योर फाइनेंस सब इंस्पेक्टर एग्जाम। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रैक्टिस सेट ऑन योर जीके सेक्शन, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 फॉर योर फाइनेंस सब इंस्पेक्टर एग्जाम। आप सभी को पता है कि हमने फर्स्ट सेट इधर डिस्कस कर लिया था, ये आपका फर्स्ट सेट था। तो इसकी पीडीएफ में मैं आपको इसके साथ ही प्रोवाइड कर दूंगा आंसर्स अपडेट करने का। ये हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज थोड़ा सा हम लेवल इंक्रीज करते हुए सेट नंबर 2 लेके आए हैं। इसमें आपको लेवल इंक्रीज मिलेगा, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैंने उस हिसाब से इस बार फ्रेम किया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। हु बिकम द फर्स्ट वुमेन टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट एंड द फर्स्ट वुमेन टू असेंड ऑल 7 समिट्स बाय क्लाइंबिंग द हाईएस्ट पीक ऑन एवरी कॉन्टिनेंट। आप सभी को पता है कि आपका एक टॉपिक है दैट इज फर्स्ट इन वर्ल्ड या फर्स्ट इन इंडिया, ये आपका एक टॉपिक है। तो उसमें से एक ये मैंने क्वेश्चन लिया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो पूछा जा रहा है कि फर्स्ट वुमेन कौन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट समिट किया था, एंड शी वाज आल्सो द फर्स्ट वुमेन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टू असेंड ऑल 7 समिट्स बाय क्लाइंबिंग। आपको पता है हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स है, तो 7 कॉन्टिनेंट्स में जितने भी इनके सबसे बड़े बड़े हाईएस्ट पीक्स हैं उनको भी करने वाली कौन सी ऐसी फर्स्ट वुमेन थी। तो शी वॉज फ्रॉम द जापान, तो इसका आंसर है जनको तैबे। तो ये थे फ्रॉम जापान। तो इन्होंने, ये फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट तो समिट किया था, साथ में 7 समिट्स जो हर एक कॉन्टिनेंट में है उससे भी इन्होंने असेंड किया था। तो ये फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा, जनको तैबे। सेकंड क्वेश्चन, हु इज नोन एज द इंडियन बिस्मार्क। आपने जैसे मेरा फर्स्ट सेट देखा होगा, फर्स्ट सेट में मैंने कोशिश किया था थोड़ा सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा फोकस किया था, अवार्ड्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस किया था। तो अब जो कुछ कंपोनेंट्स बच गए थे तो आज मैं उसके ऊपर क्वेश्चंस लेके आया हूं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो थोड़े कम ही होंगे, 1-2 होगा। तो मेन चीज आप देख सकते हो, तो मैंने पर्सनैलिटीज को भी पकड़ा है। तो पर्सनैलिटीज के अंदर क्वेश्चन पूछा रहा है हु इज नोन एज द इंडियन बिस्मार्क। ठीक है, क्वेश्चन ईजी है, ठीक है, बस ये जो टाइटल है ना, अगर मैं इसको बदल दूं इंडियन बिस्मार्क की जगह अगर मैं कर दूं दैट हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है, हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। आप सभी को आयरन मैन ऑफ इंडिया जी के बारे में तो पता ही होगा, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल इज known as the Iron Man of India, and he is also known as the Indian Bismarck, also known as the Unifier of India। 3 नाम मैंने बता दिए। वल्लभ भाई पटेल जी किस किस नाम से उन्हें जाना जाता था, आयरन मैन ऑफ इंडिया, यूनिफायर ऑफ इंडिया, क्योंकि उन्होंने यूनिटी बना के रखी थी, उन्होंने यूनाइट किया था सभी लोगों को, एंड इंडियन बिस्मार्क। ये 3 नाम आपने याद रखने हैं। वल्लभ भाई पटेल जी को इस नाम से ये जाना जाता था, उन्हें टाइटल्स दिए हुए थे, आप ये कह सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट टाइटल की, द टाइटल ऑफ स्पैरो गिवन टू। ठीक है, अब स्पैरो किन्हें टाइटल दिया गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपका जो है ना फेमस पर्सनैलिटीज, उससे मैं क्वेश्चन लेके आया हूं। ठीक है, तो फेमस पर्सनैलिटी में स्पैरो का टाइटल किन्हें दिया गया, दैट इज मेजर जनरल राजेंद्र सिंह जी को ये टाइटल दिया गया। अब इनको ये टाइटल क्यों दिया गया था, मैं बता दूं, ही इज ए इंडियन आर्मी ऑफिसर एंड 2 टाइम मेंबर ऑफ लोकसभा। अब जब 1947-48 की जब वॉर चल रही थी इंडो पाक की, तो ही अकम्प्लिशेस टास्क विद इन स्टेपुलेटेड टाइम। उन्होंने अपने बिल्कुल स्पेसिफाइड टाइम में अपना एक टास्क मिला था उन्हें, छोटा सा, तो वो छोटा क्या बहुत बड़ा टास्क था। उन्होंने दुश्मनों के नीचे से निकलते हुए, मतलब एक तरह से उन्हें चकमा देते हुए, नीचे से कह रहा हूं मैं, चकमा देते हुए अपना टास्क आसानी से पूरा कर लिया था। तो उस कारण लोगों ने इन्हें ईगल से इन्हें बोला गया था, इन्हें ईगल टाइटल दिया था। तो ईगल टाइटल दिया था, बट ऑन दिस ही कमेंटेड दैट आई एम नॉट ईगल बट ए स्पैरो। तो उन्होंने ये चीज बोला था, ये कमेंट किया था, तो उसके कारण इन्हें स्पैरो का दर्जा दे दिया गया, उसके बाद स्पैरो से टाइटल दे दिया गया। होप सो आपको अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आपको बता दूं अभी रिसेंटली एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था, तो तभी मैं आपके लिए ये क्वेश्चन लेके आया हूं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हु इज द क्रिएटर ऑफ रॉक गार्डन इन चंडीगढ़। ठीक है, अब बात होती है रॉक गार्डन इन चंडीगढ़। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन से पहले ना सेकंड क्वेश्चन में मैंने एक और चीज डिस्कस करनी थी। देखो इंडियन बिस्मार्क तो मैंने आपको बता दिया, अब साथ में आपको बाकियों के भी थोड़ी सी नॉलेज मिल जानी चाहिए। डेट नेहरू जी नोन एज अ चाचा जी, आप सभी को पता है। राजा जी, अब राजा जी किनको बोला जाता था, डेट सी राजा गोपालाचार्य जी को राजा जी के नाम से बोला जाता था, एंड ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। पता है ना, तो ये मैंने आपको कराया हुआ है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो अब फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं क्रिएटर ऑफ रॉक गार्डन। तो रॉक गार्डन का क्रिएटर कौन है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। डेट क्रिएटर ऑफ रॉक गार्डन नेक चंद,
सैनी जी, ठीक है, इनका पूरा नाम सैनी था, नेक चंद सैनी, ठीक है, अगर सैनी लिखा हो नहीं लिखा हो तो ये तीनों ये चीज याद रखना, उनका पूरा नाम नेक चंद सैनी था। तो अब आपका होमवर्क है, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ अ ब्यूटीफुल सिटी दैट इज चंडीगढ़। आपने बताना है आर्किटेक्ट कौन है चंडीगढ़ का, रॉक गार्डन का नहीं बोल रहा मैं, पूरी चंडीगढ़ सिटी का बोल रहा हूं। आपने उसे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, वो उसके उनके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, हु इज नोन एज द ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। देखो मैं द फेमस पर्सनैलिटीज लेके आ रहा हूं, ये आपका कल्चर के रिलेटेड आ गया, ठीक है। तो मैंने आपको बताए हैं 3 ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक जाने जाते थे, दैट इज त्यागराज, श्याम शास्त्री एंड मित्थु स्वामी दीक्षितर, ठीक है। तो इधर तीनों में से एक ही नाम आपको दिख रहा है, दैट इज मुथु स्वामी दीक्षितर, तो इधर इसका आंसर यही आ जाएगा। तो फिफ्थ का आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन, दैट ही इज नोन एज द ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, या आप बोल सकते हो ही इज वन ऑफ द ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। 6 क्वेश्चन की बात करते हैं, हु इज नोन एज द लेडी विद द लैम्प। आज मैं थोड़े टाइटल्स पे थोड़ा फोकस किया, ठीक है। अब मेरे एंड से कोशिश ये रहेगी कि आपके लिए और भी, देखो जब तक एग्जाम नहीं होगा अब तक ये प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो ताकि हम जब भी प्रैक्टिस सेट अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप सभी को पता है कि हमारे दूसरे एंड से मतलब पंकज सर आपका कंप्यूटर का ले रहे हैं, कंप्यूटर का साइंस का लेंगे, ठीक है। तो आज पंकज सर थोड़े ठीक नहीं थे, तो मैंने सर को यही विश किया कि गेट वेल सून, तो आप भी एक बार विश कर दीजिए गेट वेल सून, तो क्या था आपकी दुआ लग जाए। तो सर जैसे ही ठीक होंगे तो आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर, आपके लिए कंप्यूटर का 3rd लेक्चर आपके लिए प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आएंगे, और दैट विल बी द डिफिकल्ट वन। मैं आपको कहूंगा फर्स्ट हमने इजी किया था, फिर मॉडरेट किया था, और 3rd सर डिफिकल्ट वन बना रहे हैं, ठीक है। तो 6 की बात करते हैं, हु इज नोन एज द लेडी विद द लैम्प। तो लेडी विद द लैम्प किन्हें बोला जाता है, तो 6 का आंसर रहेगा ए ऑप्शन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी को बोला जाता था द लेडी विद द लैम्प, बिकॉज शी वर्क्स फॉर द ह्यूमन कॉज एंड वर्क एज ए नर्स इन वॉर्स, ठीक है। लड़ाइयों में उन्होंने नर्स का काम किया, तो उनके कारण उन्हें ये टाइटल मिल गया लेडी विद द लैम्प। अब सरोजनी नायडू जी की बात करें तो शी इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, सरोजनी नायडू इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, लेकिन कोई कोई इन्हें फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज आप रखना। आगे बात करते हैं, हु हैज बीन क्राउन मिस यूनिवर्स 2021। मैं कहूंगा कि आज के क्वेश्चन सेट में से सबसे इजी क्वेश्चन ये है, क्योंकि कल इन्हीं की चर्चा चलती रही, आप कहीं न्यूज चैनल खोलो, कुछ भी खोलो, हर जगह इन्हीं का चर्चा चल रहा, क्योंकि ये उपाधि हमें 21 साल बाद मिली, मिस यूनिवर्स। आप सभी को पता है कि 2000 में जो बिपाशा बासु थे, ठीक है, सॉरी बिपाशा बासु नहीं, लारा दत्ता, ठीक है। तो 2000 ईयर में हमें लास्ट टाइटल मिला था मिस यूनिवर्स का, मतलब इंडिया को मिला था। तो अब 21 साल बाद इंडिया के पास वापस ये क्राउन आया, तो कौन किन्होंने ये लाया है, शी इज ए 21 ईयर ओल्ड, ये भी चीज याद रखना। देखो इधर से ये चीज रखो, 21 साल बाद 2021 में आया, और 21 साल की ही लड़की है वो, तो कौन है वो, हरनाज संधू फ्रॉम पंजाब, ठीक है। तो 7th का आंसर क्या देगा, ए ऑप्शन। तो मैंने आपको बता दिया। अब एक और चीज देखो, साथ जो मैं फर्दर नॉलेज दे रहा हूं ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। ये नहीं है कि हाँ मेरी पीडीएफ जेके लेके ये प्रिंट आउट निकलवा के या उसका कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें चेंजेस आ सकते हैं, तो जो मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूं उसे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो क्या बता रहा हूं, दैट शी इज द 70th मिस यूनिवर्स, ठीक है। ये 70th मिस यूनिवर्स का कॉन्टेस्ट चला था, भी 21 साल की थी, वो मैंने आपको बता दिया। 21 साल बाद हमारे पास ये टाइटल आया, आफ्टर द लारा दत्ता हु वॉन इन 2000। अब अगला क्वेश्चन आता है, देखो आपको एग्जामिनर अगर मुश्किल क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे यही पूछेगा, आपने मिस यूनिवर्स के बारे में तो बहुत चर्चा सुन ली, सभी के इंस्टाग्राम चैनल पे आपने पोस्टें तो जरूर देख ली, लेकिन अब इनको हाना संधू जी को क्राउन कौन पहनाने वाले थे, दैट शी इज मेक्सिकोस एंड्रिया मीजा, मैक्सिको की एक लेडी थी, कौन, एंड्रिया मीजा, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी, ये पूछा जा सकता है अगर एग्जामिनर का मूड खराब हुआ, आपसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना चाहता है, तो ये क्वेश्चन इधर से मिस यूनिवर्स के रिलेटेड आ सकता है। अगला क्वेश्चन, इसके बारे में आपने बड़े मीम्स देखे होंगे, मैंने भी बड़े देखे, मैं वैसे देखता नहीं हूं ये फॉर्मूला 1, लेकिन मुझे मीम्स से पता चला। हु वॉज क्राउंड द फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन 2021। तो फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन 2021 के कौन किन्हें क्राउन अप हुआ है, तो कहते हैं सी सैनी जूनियर, फर्नांडो अलोंसो, मैक्स वेस्टेपन, लेविस हैमिल्टन। अब सभी के मन में आ रहा होगा सर लेविस हैमिल्टन का बड़ा नाम सुना हुआ है, हाँ बहुत नाम सुना हुआ है, बेचारे 8th टाइम वारी जीतने वाले थे, लेकिन हुआ क्या, एन मौके पर लास्ट मोमेंट पे आपको मैं बता दूं बाजी मार गए, कौन,
दैट इज मैक्स वेस्टैपेन। तो ये इन्होंने फर्स्ट टाइम बने हैं, आपको बता दूं ही इज द फर्स्ट डच वर्ल्ड चैंपियन, ये भी चीज याद रखना, इज द फर्स्ट डच चैंपियन। तो ये पहले हैं हमारे फर्स्ट डच के वर्ल्ड चैंपियन, और लेविस हैमिल्टन को जो थे वो 8th टाइम जीतने वाले थे, लेकिन वो हार गए। तो मीम्स यही बने थे कि हाँ लास्ट मोमेंट में थोड़ी सी हो गई थी, तो यही चीज हुआ है। तो 9th क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द सार्क। तो सार्क का हेडक्वार्टर की बात हो रही है, तो सार्क का सबसे पहले आपको ना फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो सार्क स्टैंड्स फॉर साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, आप सभी को पता होगी, ठीक है। तो सार्क की आपकी आ गई। तो सार्क आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ये बना कब था। इन दैट द सार्क फाउंडेड एट ढाका इन 1985, ठीक है, 1985 में बना था। अब इधर हेडक्वार्टर पूछ रहे हैं, लास्ट हमने सेट में शायद से इसका फाउंडेड किया था, तो फाउंडेड इन ढाका, ये चीज आप याद रखना। अब देखो आप जल्दी से ना कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो, अगर आप ये जो हमारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन रह गई है इनके बारे में पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, क्योंकि अब थोड़ा सा टाइम है हमारे पास। तो अगर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा है तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर मैं आपके लेक्चर लेके आऊँ, तो आप इसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, यस लिख देना, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। तो जो आपके मैंने इंटरनेशनल तो पढ़ा दिया, रीजनल रह गए, तो रीजनल मैं पढ़ा दूंगा। तो हेडक्वार्टर की बात हो रही है, तो सार्क के हेडक्वार्टर काठमांडू में, ठीक है। 9th का आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन काठमांडू। 10th क्वेश्चन, व्हेन वाज एशियन एस्टैब्लिश। तो एशियन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आपकी आ गई। तो एशियन की आपकी आप सभी को पता होना चाहिए दैट एशियन वाज फाउंडेड इन 8 अगस्त 1967, 8 अगस्त 1967। और ये जब बनी थी आपको पता होना चाहिए, ये जो एशियन आपकी एसोसिएशन बनी, तो ये इसमें 5 मेंबर्स है उस टाइम पे, दैट इज इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। तो ये 5 थे। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे, जकार्ता में, ये चीज आपने याद रखनी। जो मैंने एशियन के बारे में बताया इसके ऊपर मैं लेक्चर लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो जकार्ता में इसका वो है, डेट हेडक्वार्टर इसका जकार्ता में है। 5 कंट्रीज ने इसे स्टैब्लिश किया था, तो इन 1967 किया था। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन, ऑन 8 अगस्त। अब आपने ना कमेंट सेक्शन में बताना है कि इंडिया का 8 अगस्त से क्या ताल्लुक है, 8 अगस्त किस चीज से मशहूर है, ठीक है, वो आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। 11th क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एशियन, ठीक है। अब एशियन के बारे में हमने पढ़ा, तो एशियन का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंक्रीज कंपटीशन अमंग द मेंबर्स कंट्रीज फॉर बेटर प्रोडक्ट्स, टू इंटीग्रेट द इकोनॉमीज ऑफ द रीजन, टू मेक रीजनल मोर अट्रैक्टिव फॉर इन्वेस्टर्स, टू प्रमोट इकोनॉमिक कॉपरेशन साउथ ईस्ट एशिया एंड इंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन द रीजन, बोथ बी एंड सी। तो इसका मेन मोटिव यही है, बोथ बी एंड सी। उसका मेन चीज यही है कि इकोनॉमीज जो है कि उस रीजन की, ठीक है, मोर अट्रैक्टिव कर दे इन्वेस्टर्स, ताकि उधर आके इन्वेस्ट कर सके, टू प्रमोट इकोनॉमिक कॉपरेशन साउथ ईस्ट एशिया। ऑब्वियस बात है, इसके नाम ही साउथ ईस्ट एशिया छुपा हुआ है, तो मेन फंक्शन तो उसका यही है कि उधर की इकोनॉमिक कॉपरेशन को बढ़ाया जाए एंड इंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन द रीजन। 12th क्वेश्चन की बात करते हैं, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द गांधी पीस प्राइज दिस ईयर। अब ये भी आपका रिसेंट डाटा के रिलेटेड आता है, तो ये अवार्ड से मैंने लिया है। तो कहता है गांधी पीस, इंदिरा गांधी पीस प्राइज किन्हें मिला है रिसेंटली, अभी नवंबर महीने की ही बात है ये। तो नवंबर महीने में मैंने आपको बताया भी था दैट इट इज गिवन टू प्रथम एनजीओ, ठीक है, ये प्रथम एनजीओ को दिया गया है ये टाइटल। और ये जो आपका प्राइज है ये स्टार्ट कौन सी ईयर से हुआ, 1995, ठीक है। 13th क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट वर्नाकुलर पेपर इन इंडिया। अब आपने उधर देखा होगा पेपर, न्यूज़पेपर वर्ल्ड है, एक टॉपिक का नाम क्या है, न्यूज़पेपर वर्ल्ड। तो उधर से ही ये क्वेश्चन मैंने उठाया है, विच वॉज द फर्स्ट वर्नाकुलर पेपर इन इंडिया, ठीक है। आप सभी ने उसके ये तो पढ़ा होगा, फर्स्ट न्यूज़पेपर इज बंगाल गैजेट इन विच इज पब्लिश इन इंडिया, बंगाल गैजेट। लेकिन फर्स्ट वर्नाकुलर पेपर कौन सा था जो इंडिया में हुआ था, डेट द वर्नाकुलर। पहले आपको ना वर्नाकुलर का मीनिंग पता होना चाहिए। वर्नाकुलर का मतलब होता है डेट लैंग्वेज स्पोकन इन पर्टिकुलर एरिया। आप बंगाल साइड चले तो बंगाली बोली जाएगी, ठीक है, तो गुजरात साइड चले तो उधर गुजराती बोली जाएगी। तो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में जब कोई न्यूज़पेपर छपे, एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में, उस लोकल लैंग्वेज में छपे, तो डेट इज वर्नाकुलर, ठीक है। तो वर्नाकुलर पेपर इन इंडिया कौन सा था फर्स्ट, डेट इज समाचार दर्पण, ठीक है। तो 13th का आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन की ओर। तो 14th क्वेश्चन मैंने मानसून एंड क्लाइमेट से उठाया। तो क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब नॉर्थ वेस्टर्न में तो हम पढ़ते हैं नॉर्थ वाली साइड, ठीक है, वेस्टर्न आपका गुजरात से लेकर आप कह सकते हो ऊपर तक। तो नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे जो रेनफॉल होती है ड्यूरिंग विंटर्स, सर्दियों के समय आ रहा है अभी, वो होनी है हमारी, बारिशें पड़नी है, तो वो बारिशों का
क्या मेन कारण रहता है? तो वो कारण है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो 14 का आंसर क्या रहेगा? सी। अब देखो तीनों ऑप्शंस के बारे में बताता हूं। देखो एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, एग्जामिनर हम थोड़ी हैं। तो पहले बोलता है साइक्लोन डिप्रेशन। साइक्लोन डिप्रेशन का क्या काम रहता है? देखो साइक्लोन डिप्रेशन क्या होता है, जब वो लैंड पे रीच कर जाती है, वो अपना सोर्स ऑफ एनर्जी खो देती है एंड इवेंचुअली डाइज ऑफ। तो ये है हमारा साइक्लोन डिप्रेशन। ये आपसे पूछा जा सकता है और ये एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। तो उन्होंने उधर क्वेश्चन यही पूछा था, ऐसा कौन सा कारण है जब वो लैंड पे पहुंचती है तो अपनी एनर्जी ही लूज कर देती है, दैट इज साइक्लोन डिप्रेशन। फिर बात होती है रीट्रीटिंग मॉनसून। ठीक है, रीट्रीटिंग मॉनसून क्या होता है? इट कॉजेज रेनफॉल इन साउथ ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, रीजन देखो साउथ ईस्टर्न कोस्ट में कौन सा आता है? दैट इज रीट्रीटिंग मॉनसून। और अगर बात करें साउथ वेस्ट मॉनसून, लास्ट ऑप्शन आपका क्या है? साउथ वेस्ट मॉनसून। सो साउथ वेस्ट मॉनसून जो है इट कॉजेज रेनफॉल ड्यूरिंग जून टू अक्टूबर, मतलब दैट इज जून टू अक्टूबर कौन सा आ गया? मॉनसून रीजन। तो साउथ वेस्ट मॉनसून का यही काम है, दैट इट कॉजेज रेनफॉल ड्यूरिंग जून टू अक्टूबर। अब ये जो आपने अभी हमने ये पढ़ा, दैट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। आपको मैं ये भी बता दूं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ राबी क्रॉप। ये आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, आग के एग्जाम में इस तरह से, मतलब इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए जो आपने अभी देखा होगा, मैंने आपसे टेलीग्राम पे शेयर किया था जो आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्जाम हुआ। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसको पूरी नॉलेज होगी ना उस टॉपिक के बारे में, तो वो ही पेपर दे सकता है आसानी से उसे। 15th में बात करते हैं, दो देयर इज नो सिंगल थ्योरी व्हिच कैन एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून। अभी मैंने आपको बताया साउथ वेस्ट मॉनसून का क्या काम है, दैट इट कॉजेज रेनफॉल ड्यूरिंग जून टू अक्टूबर। अब इसके बारे में ना कोई भी थ्योरी एक्यूरेट नहीं है अभी तक अगर बात की जाए। However, it is believed that the main mechanism is the differential heating of land and sea during. तो अब इसका मेन कारण क्या है? अभी मैंने आपको बताया था साउथ वेस्ट मॉनसून कब देता है रेनफॉल? ड्यूरिंग जून टू अक्टूबर। अब माना जाता है कि जो समर मंथ की, ठीक है, अब जून से अक्टूबर से पहले आपके क्या होता है, गर्मियां स्टार्ट हो जाती है ना, तो वो गर्मी के कारण क्या होता है, जो जमीन होती है वो पक जाती है, गर्म हो जाती है। द इंडियन पेनिनसुलर हीट्स अप एट डिफरेंट रेट देन सराउंडिंग सीज, रिजल्टिंग इन प्रेशर ग्रेडियंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मतलब आपको पता है ये साउथ साइड है, तो साउथ से नॉर्थ की ओर आपकी एक तरह से हीट होने बैठ जाती है, प्रेशर रेडिएट होने बैठ जाता है। क्योंकि आपको पता है पहले गर्मी का समय, हाँ मार्च अप्रैल का महीना जो है वो गर्मी का स्टार्ट होता है, तो अब गर्मी होने बैठ जाती है, तो उससे क्या होता है जो जमीन है वो पक जाती है एक तरह से, अगर मैं देसी लैंग्वेज में बात करूं गर्म हो जाती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, अब उधर से प्रेशर रेडिएशन स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो वो मेन कारण अभी तक माना जाता है ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून। इसके ऊपर कोई प्रॉपर थ्योरी नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता था, तो मैं तभी ये क्वेश्चन लेके आया। होप सो आपको 15 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। मैंने ऐसे 20 क्वेश्चन आने थे, एक्चुअली थोड़ा सा टाइम की कमी होने के कारण मैं आज 15 ही क्वेश्चन लेके आया, लेकिन नेक्स्ट सेट में गारंटी देता हूँ मैं 20 क्वेश्चन ही होंगे और इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। होप सो आपको अच्छे लगे होंगे। तो अगर अच्छे लगे तो एक बार लाइक बटन जरूर दबाइएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि आप जो हम मेहनत कर रहे हैं हमें उससे की मोटिवेशन मिले, आपके लिए और से अच्छा कंटेंट लाएं। तो जो भी मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाना। तो आज का गाइस वीडियो इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा, मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ।